हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली कक्षाओं में संधि के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने स्वर व व्यंजन संधि के विषय में पढ़ा था और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि के विषय में। तो पहले हम ये जानेंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग तथा व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा जो परिवर्तन आता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम आज जानेंगे कि विसर्ग संधि के क्या नियम है। तो देखिए, इसके मुख्य नियम में हमारा पहला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। हम ये जानेंगे कि कैसे परिस्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है। तो देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके पश्चात विसर्ग से पहले केवल अ होना चाहिए और उसके बाद अ हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग यानी जैसे क वर्ग है, क वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ग घ अंगा, च वर्ग है तीसरा चौथा पांचवा ज झ इया, उसी तरह से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इसका तीसरा चौथा पांचवा हो अथवा य र ल व स में से कोई वर्ग हो तो विसर्ग का उ हो जाता है। आया समझ में? क्या विसर्ग से पहले अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद अ हो या किसी वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में से उसका तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो या फिर य र ल व स में से कोई वर्ग हो तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण, अधाधन गति। विसर्ग के पहले हमारा क्या है? अ है। विसर्ग के बाद हमारा क्या है? ग, यानी कि क वर्ग का तीसरा ग, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। ये अधा है, उसके बाद से विसर्ग हटाएंगे तो ध में ओ की मात्रा लगेगा, ओ यहाँ जुटेगा, अधो हो जाएगा और गति शब्द आपका है ही ऑलरेडी, तो अधो गति शब्द बन जाएगा हमारा अधोगति। दूसरा देखिए, मनाधन रथ। ये न है आपका यानी अ है, अ और यहाँ पे र है, य र ल व में से ये र आ गया तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। मन है, मन और ओ जुट जाएगा, इसमें मनो हो जाएगा और रथ हमारा शब्द बचा है तो मिला के हो जाएगा मनोरथ। तीसरा उदाहरण देखिए, सराधन ज। विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद ज आ रहा है, यानी आपका क्या है? जो तीसरा चौथा पांचवा है तो च वर्ग का तीसरा ज आ गया तो विसर्ग का ओ हो जाएगा सरो और ज सरोज हो जाएगा। चौथा देखिए, यसाधन दा। विसर्ग के पहले अ हो गया और विसर्ग के बाद दा है तो ये द हो गया, त था द यानी त वर्ग का तीसरा, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा यशो धन दा, शब्द हो जाएगा हमारा यशोदा। चलिए अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे, विसर्ग का र में परिवर्तन। कैसे परिस्थिति में विसर्ग का र बन जाता है? यदि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर हो। विसर्ग से पहले हमारा अ या आ नहीं आना चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई भी स्वर हो और बाद में कोई और स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो, उसके बाद भी कोई भी स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ग हो तो विसर्ग का र हो जाता है। देखिए, निधन याद। ये विसर्ग के पहले हमारा ई आया है और विसर्ग के बाद ये देखिए य आया है तो विसर्ग का हमारा क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। तो नी और विसर्ग का र बन गया तो स्वर रहित र हो गया निर और ये यात है, शब्द बन जाएगा निर्यात। दूसरा देखिए, दूधन आशा। ये द में ऊ लगा हुआ है, धन आशा, ये ऊ है और यहाँ पे आ। हमने बोला कि
आपका अ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर हो तो यहाँ पे आ आया है। बाद में अ आ से नहीं मतलब है, बाद में कोई भी स्वर हो तो हमारा विसर्ग का र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दूर और ये आशा, दुराशा। दूर हो गया, र में आ लगा तो रा हो गया और सा बचा तो दुराशा। तीसरा देखिए निधन मल, ये नी हमारा है, विसर्ग के पहले ई आया है, विसर्ग के बाद म आया है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ड जो आ रहा है प फ ब भ म, तो ये म आ गया तो विसर्ग का र हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ निर और ये मल, निर्मल। चौथा देखिए आसीधन वाद, विसर्ग के पहले हमारा बड़ी ई आया है और विसर्ग के बाद हमारा व आया है, य र ल व, तो हमारा विसर्ग का र हो जाएगा आसिर और ये वाद शब्द बन जाएगा हमारा आशीर्वाद। देखिए अब तीसरा नियम क्या है, विसर्ग का श में परिवर्तन कब होता है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो और बाद में केवल च छ या स में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग का स हो जाएगा। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद च छ या स में से ही कोई वर्ड आना चाहिए तो विसर्ग का स बन जाएगा। देखिए इधर निधन शंख, विसर्ग के पहले हमारा ई आया है और विसर्ग के बाद हमारा स आया है तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा, स्वर रहित स हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे निस और ये शंख बचा तो निशंख हो जाएगा। दूसरा देखिए निधन छल, विसर्ग के पहले ई है, विसर्ग के बाद छ आया है, च छ या स आना है तो छ आया है तो विसर्ग का हमारा स हो जाएगा निस और ये छल बचा निश्चल। तीसरा देखिए विसर्ग के पहले हमारा उ है, विसर्ग के बाद हमारा च है तो विसर्ग का हमारा स बन जाएगा दुस, ये चरित्र हुआ तो क्या बना शब्द दुष्चरित्र। अब देखिए चौथा नियम क्या है, विसर्ग का स में परिवर्तन। यहां हमने देखा था विसर्ग का बड़ा स ये था और श जिसको बोलते हैं, अब यहाँ है विसर्ग का स में छोटा स में परिवर्तन हो रहा है। कब, तो विसर्ग के बाद तो या स हो, विसर्ग के पहले कोई मतलब नहीं है क्या होना चाहिए, केवल विसर्ग के बाद से तो या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यह है नि धन संग, विसर्ग के बाद से हमारा स आया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स हो जाएगा तो निस, विसर्ग का स हो गया निस और ये संग बचा निसंग। फिर देखिए नमः धन ते, ये विसर्ग के बाद से हमारा तो आया, तो या स में से आना है तो आया है। अब यहाँ विसर्ग का स हो जाएगा नमस और ते, नमस्ते। इसी में देखिए एक और है, वो क्या है, चौथे में ही विसर्ग से पहले अ या आ हो। यहां हम लोग पढ़े थे विसर्ग से पहले कुछ भी हो कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसमें देखिए क्या है, विसर्ग से पहले अ या आ हो और कुछ नहीं होना चाहिए और बाद में केवल क हो। विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में क हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यहाँ पे भी हमने देखा था विसर्ग का स ही बना था, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ क्या था, विसर्ग से पहले कुछ भी था और विसर्ग के बाद से हमारा तो या स था तब हमारा स बन रहा था। यहाँ क्या है, विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद केवल क हो तो विसर्ग का स बन जाएगा। देखिए नमः धन कार, विसर्ग के बाद क आ गया, विसर्ग के पहले ये म में आपका अ है तो अ और यहाँ पे क है तो विसर्ग का हमारा क्या बनेगा, स बनेगा तो नमस्कार शब्द बन जाएगा नमस्कार। उसी तरह देखिए भाधन कर, तो आ, विसर्ग के पहले अ या आ हो, आ है, विसर्ग के बाद क है, विसर्ग का क्या हो जाएगा स तो भास और कर मिला के शब्द बन जाएगा भास्कर। तीसरा देखिए पुरहधन कार, विसर्ग के पहले अ आ गया, विसर्ग के बाद क आ गया तो विसर्ग का हमारा स बनेगा पुरस और कार फिर बचा
तो पुरस्कार शब्द बन गया पुरस्कार। चलिए अब हम लोग इसका 5वां नियम समझेंगे। क्या है? तो विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में हमारा कोई भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड होना चाहिए। जैसे क ख, क वर्ग का क ख, च वर्ग का ट ठ, फिर और ट वर्ग का आपका नहीं क ख ट ठ और प फ में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद क ख होना चाहिए, नहीं तो ट ठ होना चाहिए, नहीं तो प फ होना चाहिए। तो विसर्ग का श खटखोड़ वाला ख जिसको बोलते हैं हो जाएगा। क्या है हमारा? निधन काम। तो विसर्ग का यहाँ पे क्या बनेगा? खटखोड़ वाला ख बनेगा। विसर्ग के पहले हमारा ई आया है, विसर्ग के बाद हमारा क आया है, तो विसर्ग का ख बन गया निस और ये काम निष्काम। यहाँ देखिए विसर्ग के पहले उ आया है दु, विसर्ग के पहले उ और विसर्ग के बाद क आया है, तो विसर्ग का श बन जाएगा दुस और कर्म दुष्कर्म। तीसरा देखिए निधन पाप। विसर्ग के पहले ई आया है, विसर्ग के बाद हमारा प आया है, तो विसर्ग का हमारा श बन जाएगा निष्पाप निष्पाप। नेक्स्ट देखिए निधन फल। विसर्ग के पहले ई और विसर्ग के बाद फ आया है, विसर्ग का श हो जाएगा तो निष्फल निष्फल। चलिए अब हम लोग 6वां नियम पे जाएंगे। क्या है 6वां नियम? विसर्ग का लोप। कैसे परिस्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है? तो विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो। विसर्ग से पहले भी हमारा स्वर है लेकिन क्या है? केवल अ या आ हो और विसर्ग के बाद से क्या है? अ आ नहीं, कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए अतः धन एव। अतः में क्या है? विसर्ग के पहले अ आया है और विसर्ग के बाद से ए आया है, तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाएगा और पूरा शब्द एक में मिलके बन जाएगा। क्या? अतः का ये विसर्ग हट जाएगा अत और ये एव मिला के शब्द बनेगा अतएव। अब हम लोग 7वां नियम समझेंगे। क्या है? तो देखिए विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद केवल क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एकदम वैसे ही लिख दिया जाता है। देखिए प्रातः धन काल। विसर्ग के पहले अ आया है, विसर्ग के बाद क आया है, तो अब हम क्या करेंगे? केवल ये धन हटा देंगे और पूरा ऐसे ही शब्द लिख देंगे। प्रातः धन काल है तो हो जाएगा प्रातः काल। देखिए शब्द बन गया प्रातः काल। दूसरा देखिए अधः धन पतन। ये विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद प है, क या प में से आना है, तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? अधः पतन अधः पतन। तीसरा देखिए अंतः धन करण। विसर्ग के पहले अ आ गया, विसर्ग के बाद क आ गया, धन हटा देंगे, शब्द क्या बन जाएगा तब? अंतःकरण अंतःकरण। अब हम लोग 8वें नियम पे चलेंगे। क्या है हमारा 8वां नियम? तो विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले जो कोई स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। यानी कि विसर्ग से पहले हमारा कोई स्वर होना चाहिए और विसर्ग के बाद हमारा र होगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो पहले वाला जो स्वर है वो हमारा दीर्घ हो जाएगा। देखिए यहाँ निधन रस, ये विसर्ग के पहले ई आया है तो यहाँ पे छोटी की जगह पे बड़ी, यानी कि स्वर रहित है, स्वर सहित बन जाएगा आपका, और ये रस है तो हो जाएगा हमारा शब्द नीरस।
विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये लोप हो गया, ये बड़ी ई हो गया, तब नीरस शब्द बन गया। निधन रोग, विसर्ग के पहले ई है, विसर्ग के बाद र है, विसर्ग का लोप और उसके पहले वाले स्वर का दीर्घ बन जाएगा, तो शब्द हो जाएगा निरोग। तीसरा देखिए, निधन र, फिर विसर्ग के पहले ई है, विसर्ग के बाद र है, तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और इस ई का बड़ी ई हो जाएगा, यानी दीर्घ ई हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा हमारा नीरव। स्टूडेंट्स, आज हम लोग विसर्ग संधि के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की और हम ये समझ रहे हैं कि अब इसको देखने और सुनने के बाद से आप इस विसर्ग संधि को संभवतः समझ जाएंगे पूरी तरह से। कोई दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा। तो एक बात और बताते हैं कि हमारा संधि का टॉपिक आज हमारा समाप्त होता है। इसके पहले संधि से संबंधित देखिए हमने कौन कौन सा वीडियो बनाया है। स्वर संधि के विषय में हम लोग 3 वीडियो बना रखे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़े थे और उसके बाद चौथा वीडियो मेरा व्यंजन संधि का एक केवल है और 5वां वीडियो जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये विसर्ग संधि का केवल एक वीडियो बना है, यानी कि केवल संधि से संबंधित हमारे 5 वीडियो बने हुए हैं। तो आप हमारे उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप पूरे संधि के विषय में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। और यही हम आशा करते हैं कि अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको हम अच्छी तरह से समझा सके। अगर उसके बाद कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा और तब तक के लिए थैंक यू।